जरा आंखों के सामने एक तस्वीर लाइए। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सरहदें हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के तपते पठारों तक फैली हों। एक ऐसी ताकत जिसने दुनिया जीतने निकले सिकंदर के सबसे काबिल सेनापतियों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस महान साम्राज्य की नहीं है। ये कहानी है उस एक अकेले इंसान की जिसने ये सब कुछ शून्य से खड़ा किया। जी हां, ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, भारत के पहले सम्राट की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। सोचिए, एक गुमनाम सा नौजवान जिसके पास ना कोई राजपाट था ना कोई सेना, वो आखिर कैसे एक बेरहम अत्याचारी राजा और उस वक्त की सबसे बड़ी विदेशी महाशक्ति को एक ही साथ चुनौती दे पाया। बस इसी सवाल का जवाब है चंद्रगुप्त की पूरी कहानी। चलिए समय में पीछे चलते हैं। आज से लगभग 2400 साल पहले हम पहुंच गए हैं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। लेकिन रुकिए, उस वक्त भारत जैसा कोई एक देश था ही नहीं। ये धरती तो छोटे छोटे आपस में लड़ते राज्यों का एक मैदान जंग थी। हर कोई दूसरे का दुश्मन, चारों तरफ बस अराजकता का माहौल था। लेकिन कहते हैं ना, यही उथल पुथल, यही अराजकता किसी के लिए एक बहुत बड़ा मौका बनने वाली थी। ये पूरा उपमहाद्वीप 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन्हें कहते थे महाजनपद, और इनके अलावा भी सैकड़ों छोटे मोटे कबीले थे। सत्ता के लिए दिन रात खून खराबा चलता रहता था। मतलब उस दौर में एक अखंड भारत के बारे में सोचना भी किसी पागलपन से कम नहीं था। और इन सभी लड़ते झगड़ते राज्यों के बीच एक था सबसे ताकतवर मगध का साम्राज्य। यहां नंद वंश का शासन था और सिंहासन पर बैठा था धननंद। जैसा नाम वैसा ही काम। धन तो उसके पास बेशुमार था, लेकिन वो उतना ही क्रूर, उतना ही लालची राजा था। उसकी अपनी प्रजा भारी भरकम टैक्स के बोझ तले कराह रही थी। आप समझ लीजिए कि मगध की जमीन के नीचे असंतोष का एक लावा उबल रहा था। बस एक चिंगारी की देर थी। एक तरफ भारत अंदर से बिखरा हुआ था, तो दूसरी तरफ पश्चिम से एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा था। साल था 326 ईसा पूर्व। पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर सिंधु नदी पार कर चुका था। उसने राजा पोरस के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ा और जीता भी। लेकिन उसकी थकी हारी सेना ने मगध की ताकत के बारे में सुनकर आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में अचानक सिकंदर की मौत हो गई। उसके हटते ही भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सत्ता का एक खालीपन पैदा हो गया, एक पावर वैक्यूम। मानो इतिहास ने खुद दरवाजा खटखटाकर एक सुनहरा मौका सामने रख दिया हो। और इसी राजनीतिक उठापटक और उथल-पुथल के बीच इतिहास के दो सबसे बड़े किरदार एक दूसरे से टकराने वाले थे। एक तरफ एक नौजवान जिसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, चंद्रगुप्त, और दूसरी तरफ एक ऐसा गुरु जिसकी बुद्धि किसी भी तलवार से ज्यादा तेज थी, चाणक्य। चंद्रगुप्त, जिनका जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था, मौर्य कुल के एक साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण प्रतिभा के धनी युवक। और चाणक्य, वो उस जमाने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक्षशिला के महान आचार्य थे, एक विद्वान। वो देश की भलाई के लिए एक उम्मीद लेकर धननंद के दरबार में पहुंचे थे। लेकिन उस घमंडी राजा ने दौलत के नशे में चूर होकर भरी सभा में चाणक्य का अपमान कर दिया, और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यही एक अपमान पूरे नंद वंश के विनाश की कहानी लिखने वाला था। अपमान की उस आग में जलते हुए चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा ली, मैं इस नंद वंश का समूल विनाश करूंगा। पर यह सिर्फ उनके अपने अपमान का बदला नहीं था। नहीं, ये एक संकल्प था, एक अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने का और एक बिखरे हुए देश को जोड़कर एक अखंड, शक्तिशाली भारत बनाने का। लेकिन इस महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक हथियार चाहिए था, एक ऐसा हथियार जिसमें सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि चरित्र भी हो। और वो हथियार उन्हें मिला चंद्रगुप्त के रूप में। तो बस अब शुरू हुआ एक छात्र को सम्राट बनाने का वो महान सफर। ये सिर्फ तैयारी नहीं थी, ये एक भविष्य के निर्माता को गढ़ने की प्रक्रिया थी, जिसमें चंद्रगुप्त को युद्ध, राजनीति, हर कला में माहिर बनाया जाना था। तक्षशिला, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वहीं पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तराशना शुरू किया।
सोचिए, उन्हें सिर्फ तलवारबाजी या घुड़सवारी नहीं सिखाई गई, नहीं, उन्हें सिखाया गया अर्थशास्त्र, कूटनीति, राजकाज कैसे चलाना है, और सबसे जरूरी, एक ऐसा जबरदस्त जासूसी नेटवर्क कैसे बनाना और चलाना है जो साम्राज्य की आंख और कान बन सके। ये एक सिपाही की ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक सम्राट की ट्रेनिंग थी। चाणक्य का प्लान एकदम साफ और सटीक था। स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम, उत्तर पश्चिम के उस इलाके पर कब्जा करो जो सिकंदर के जाने के बाद कमजोर पड़ गया है। दूसरा कदम, वहां जो भी यूनानी शासक बचे खुचे हैं उन्हें रास्ते से हटाओ। और फिर जब पश्चिम की तरफ से कोई खतरा ना रहे तब पूरी ताकत के साथ सीधा नंद साम्राज्य के दिल पर यानी पाटलिपुत्र पर हमला करो। और चाणक्य की ये रणनीति बिल्कुल अचूक साबित हुई। लगभग 322 ईसा पूर्व एक बहुत ही भयानक और निर्णायक जंग हुई। इस जंग में चंद्रगुप्त की सेना ने धनानंद की घमंडी और विशाल सेना को कुचल कर रख दिया। पाटलिपुत्र के किले पर जीत का परचम लहराया गया और इतिहास में वो दिन दर्ज हो गया जब भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ। लेकिन देखिए, ताज पहनना एक बात होती है और उसे सिर पर बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। साम्राज्य की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। सबसे बड़ी चुनौती एक बार फिर पश्चिम से ही आई। सिकंदर का सबसे ताकतवर सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जो अब खुद एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा बन चुका था, वो अपने गुरु सिकंदर के हारे हुए भारतीय इलाकों को वापस जीतने के इरादे से लौट आया था। 305 से 303 ईसा पूर्व तक 2 साल एक भयंकर युद्ध चला और इस महायुद्ध में चंद्रगुप्त की भारतीय सेना ने सेल्यूकस की विश्व विजेता मानी जाने वाली यूनानी सेना को बुरी तरह हराया। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। इसके बाद जो संधि हुई उसने तो दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। मौर्य साम्राज्य की सरहदें आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक पहुंच गईं। बदले में सेल्यूकस को 500 लड़ाकू हाथी दिए गए और साथ ही एक वैवाहिक गठबंधन भी हुआ। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये पूरी दुनिया के सामने मौर्य साम्राज्य की ताकत का ऐलान था। तो अब लड़ाइयों का दौर खत्म हुआ। तलवारें म्यान में जा चुकी थीं। अब वक्त था इस जीते हुए विशाल भूभाग को एक मजबूत राष्ट्र में बदलने का। चंद्रगुप्त ने सिर्फ जमीन नहीं जीती थी, उन्होंने एक ऐसी कमाल की शासन व्यवस्था की नींव रखी जो आने वाली कई सदियों तक एक मिसाल बनी रही। सेल्यूकस का एक राजदूत था, मेगास्थनीज। वो जब मौर्य दरबार में आया तो जो उसने देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने लिखा है कि मौर्य सेना उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। जरा इन आंकड़ों की विशालता को महसूस कीजिए। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 जंगली हाथियों की एक चलती फिरती दीवार। यही वो ताकत थी जो इतने बड़े साम्राज्य में शांति बनाए रखती थी। और इस पूरे सिस्टम को चलाने का जो ब्लूप्रिंट था वो था चाणक्य का लिखा महान ग्रंथ अर्थशास्त्र। आप इसे उस जमाने का एक तरह का संविधान समझ सकते हैं। पूरे साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। टैक्स वसूलने का एक बहुत ही संगठित सिस्टम था। खेती से लेकर व्यापार तक सब पर राज्य का नियंत्रण था। और हाँ, इन सब के ऊपर एक बेहद कुशल जासूसी नेटवर्क जो सिर्फ दुश्मनों पर ही नहीं बल्कि अपने ही भ्रष्ट अधिकारियों पर भी पैनी नजर रखता था। अब हम पहुंचते हैं चंद्रगुप्त के जीवन के आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाले अध्याय पर। सोचिए, सत्ता की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। साल था 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य, अपनी ताकत, अपनी कामयाबी के शिखर पर थे। और ठीक उसी पल उन्होंने वो किया जो कोई भी राजा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी मर्जी से अपना ताज, अपना सिंहासन, सब कुछ अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया। इतिहास में आपको सत्ता के लिए भाई भाई को मारते हुए हजारों कहानियां मिलेंगी, लेकिन सत्ता को खुशी खुशी त्याग देने की कहानियां बस गिनी चुनी ही हैं। सब कुछ त्याग कर वो एक जैन साधु बन गए और दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए। और वहीं अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने सल्लेखना की कठिन साधना की। ये जैन धर्म में एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें आत्मा की शुद्धि के लिए अपनी इच्छा से धीरे धीरे अन्न जल का त्याग कर दिया जाता है। चंद्रगुप्त भले ही चले गए लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके बेटे बिंदुसार ने साम्राज्य को मजबूती से संभाले रखा
और फिर उनके पोते सम्राट अशोक महान ने इस साम्राज्य को उस बुलंदी पर पहुंचाया जहां से पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया गया। लेकिन उस आलीशान इमारत की नींव का पहला पत्थर चंद्रगुप्त मौर्य ने ही रखा था। उन्होंने ही बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक राष्ट्र का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। उन्होंने ही दुनिया को साबित किया कि एक भारतीय शक्ति किसी भी विदेशी महाशक्ति को हरा सकती है। तो चंद्रगुप्त का जीवन हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या इतिहास बनाने के बाद सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली कदम उस बनाए हुए इतिहास को ही त्याग देना है? सत्ता की चोटी पर पहुंचकर उसे छोड़ देने में ज्यादा साहस है या उसे बनाए रखने में? ये कहानी थी एक योद्धा की, एक सम्राट की और अंत में एक तपस्वी की।